वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फर्म कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फर्म्स शॉर्ट रन कॉस्ट की हम बात करते हैं। शॉर्ट रन के अंदर एक फ़र्म जो है वो फेस करती है दोनों फिक्स और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है जो कि फ़िक्स रहती है, जैसे कि रेंट हो गया या फिर मशीनरी हो गई। जितना भी आउटपुट ज़्यादा हो, रेंट या मशीनरी जो होती है, ये इसकी कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट इसके मुकाबले में हम देखें तो वो वेरी करती है, उसमें चेंज आता है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए और लेबर वगैरह हो गए, ये चेंज होते हैं प्रोडक्शन लेवल के साथ। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये कॉस्ट जो है इनमें चेंज देखने में आएगी। और जो टोटल कॉस्ट होती है वो सम किया जाता है, यानी कि इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ऐड करेंगे तो फिर जो है वो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि एक बेकरी है, उसका मंथली रेंट है $1000, जो कि उसकी एक फ़िक्स कॉस्ट है। जबकि उसकी जो शुगर है और जो आटा है, उसका जो एक्सपेंस है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कितने केक्स जो है वो बेक किए जाते हैं उसके ऊपर। और मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो होती है कॉस्ट प्रोड्यूस करने की एडिशनल यूनिट, यानी कि ये एक एडिशनल कॉस्ट हम इसको कह सकते हैं। और ये क्रिटिकल रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में। तो अगर बेकरी जो है वो उसकी जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है एक एक्स्ट्रा केक बनाने की, वो $5 आ रही है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसकी अगर $5 आ रही है और सेलिंग प्राइस उसकी $8 है। $5 में बन रहा है और $8 अगर उसकी सेलिंग प्राइस है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो प्रोड्यूस कर जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिट, वो प्रॉफिटेबल है। तो जैसे ही आउटपुट बढ़ता है तो मार्जिनल जो कॉस्ट होती है टिपिकली तौर पे बढ़ती है डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से, जो वेरिएबल इनपुट्स होते हैं उनके अंदर। ना दी लॉन्ग रन, आपको जो कॉस्ट आती है लॉन्ग रन के अंदर तमाम कॉस्ट वेरिएबल बन जाती हैं, फिक्स नहीं रहती। फर्म्स जो है वो एडजस्ट कर सकती है हर इनपुट को, और इसमें प्लांट साइज़ हो गया और टेक्नोलॉजी भी हो गया, और ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है फर्म्स को कि वो अचीव करे इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि ज़्यादा बड़े पैमाने पे काम करेंगे तो कम कॉस्ट आएगी उनको। और इसके बाद ये कि जो एवरेज कॉस्ट जो है उसमें क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आउटपुट एक्सपेंड होता है तो एवरेज कॉस्ट के अंदर कमी आ जाती है फिर। और जैसे कि एक कार मैन्युफैक्चरर जो है वो इन्वेस्ट करता है ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस के अंदर ताकि रिड्यूस करे वो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, और इसके मुकाबले में डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वो इसका उलट होता है। उसमें वो तब होता है जब फर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई और इनएफिशिएंसी आ रही है वहाँ, जैसे कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का होना, यानी कि वो इतनी बड़ी हो गई कि संभाली ही नहीं जा रही, जिस तरह हम कहते हैं आम जबान में कि वो इतनी बड़ी हो गई संभाली नहीं जा रही है। और जो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो आते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो है ईच आउटपुट लेवल के लिए। और फर्म्स यूज़ करती हैं इन कर्व्स को ताकि प्लान करें एक्सपेंशन और इवेल्यूएट करें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़। सो नाउ द प्रोडक्शन विद टू आउटपुट्स। जब एक फर्म प्रोड्यूस करती है दो आउटपुट्स को यूज़ करते हुए शेयर्ड रिसोर्सेज, वो फेस करती है जॉइंट प्रोडक्शन डिसीजंस। और ये सिनेरियो अक्सर होता है इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चरल या मैन्युफैक्चर के अंदर। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि डेयरी फार्म जो प्रोड्यूस कर सकता है मिल्क भी और चीज़ भी, सेम जो काउज हैं, जो हर्ड ऑफ काउ है सेम हर्ड ऑफ काउज से। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आता है, जो कि ट्रेड ऑफ को दिखाता है आउटपुट्स के दरमियान। और ये कर्व होता है जो ट्रेड ऑफ दिखा रहा है, यानी कि ये ट्रेड ऑफ को जिस तरीके से दिखा रहा है कि एक चीज़ ज़्यादा बनाएंगे तो दूसरी चीज़ कम बनेगी। रिसोर्सेज सेम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक चीज़ ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो दूसरी कम बनेगी। जैसे कि चीज़ प्रोडक्शन अगर बढ़ाएंगे तो उससे मिल्क की प्रोडक्शन कम हो सकती है, उसका आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। तो यही चीज़ जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है। और फर्म का एम होता है कि एलोकेट करें रिसोर्सेज जो है एफिशिएंसी के साथ, ताकि मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट जो है दोनों प्रोडक्ट के लिए। और कॉस्ट एलोकेशन जो है कॉम्प्लेक्स बन जाती है, क्योंकि कुछ इनपुट जो हैं जैसे कि फीड या लेबर वगैरह बेनिफिट देते हैं दोनों आउटपुट्स को। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है जब प्रोड्यूस किया जाता है दो गुड्स को एक साथ चीपर, ना के अलग अलग करें उसको। ना द कॉम्पिटिटिव मार्केट डायनेमिक्स।
सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स की हम बात करते हैं। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि बहुत से बायर्स और सेलर होते हैं, प्रोडक्ट्स एक जैसी होती है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, कोई भी फर्म जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती मार्केट प्राइस को। तमाम फर्म्स जो वो प्राइस टेकर्स होती हैं क्योंकि बहुत सारी फर्म्स होती हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो परफेक्ट होती है, तमाम पार्टिसिपेंट जानते हैं यानी कि जो भी बायर और सेलर हैं कि कितने प्राइस हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी वहाँ क्या है। और इस स्ट्रक्चर से जो है वो एफिशिएंट रिसोर्सेज एलोकेशन भी हमें देखने में आता है, क्योंकि फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है मार्केट प्राइस के। जो एडिशनल कॉस्ट की हमने पीछे बात की थी मार्जिनल कॉस्ट की, जबकि रियल वर्ल्ड में हमें ऐसी मार्केट बहुत कम ही देखने में आती हैं जहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो। सो चूजिंग आउटपुट इन शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट की हम बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर एक फर्म जो है मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट, जहाँ पर वो प्रोड्यूस करे मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के, MRMC के बराबर हो वहाँ पर। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्केट प्राइस के। सो डिसीजन रूल इंश्योर करता है कि फर्म अवॉइड करे लॉसेस ओवर प्रोडक्शन के, और इसी के साथ साथ फर्म जो है वो शटडाउन पॉइंट्स को भी कभी कभी कंसिडर करती है। अगर प्राइस जो है वो बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाए तो बेटर होता है कि प्रोडक्शन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए। और ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं रिस्पॉन्ड करने में मार्केट फ्लक्चुएशन और मेंटेन करने में प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट रन कॉन्स्टेंट के अंडर। नाउ द शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व। अब जो शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व है ये एग्रीगेट करता है जो इंडिविजुअल फर्म्स के जो मार्केट कॉस्ट कर्व्स होते हैं उनको शट डाउन पॉइंट्स के ऊपर, और ये स्लोप जो है अपवर्ड होता है क्योंकि हायर प्राइस जो है वो इंसेंटिवाइज करते हैं फर्म्स को, उनको एक तरह से इंसेंटिव मिल रहा होता है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें। और जैसे कि अगर वीट प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंक्रीज डिमांड की वजह से फार्मर्स एक्सपेंड करते हैं आउटपुट और उससे शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व जो है राइट की तरफ। और इसके मुकाबले में अगर प्राइसेस गिरते हैं तो प्रोडक्शन में कमी आती है, और ये रिस्पांस जो रिफ्लेक्ट करता है रोल प्राइस सिग्नल का रिसोर्स एलोकेशन में। जबकि शॉर्ट रन सप्लाई लिमिटेड होती है फिक्स फैक्टर्स की, जैसे कि लैंड या मशीनरी, सो एडजस्टमेंट ग्रेजुअल होती है। ना द लॉन्ग रन मार्केट बिहेवियर एंड एफिशिएंसी। लॉन्ग रन के अंदर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स जो है वो इक्विलिब्रियम को पहुंचती हैं जहां पर फर्म अर्न करती है ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, और ये होता है क्योंकि फ्री एंट्री और जो फ्री एंट्री और एग्जिट एलिमिनेट करता है नॉर्मल प्रॉफिट को। और न्यू फर्म जो है वो एंटर हो जाती हैं जब प्रॉफिट होता है, और उससे सप्लाई के अंदर इजाफा होता है और प्राइस जो है वो लोअर हो जाते हैं और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बाकी रहता है। अब एग्जांपल लें तो जैसे कि अगर कॉफ़ी शॉप जो है वो अर्न करती है हाई प्रॉफिट, तो ज़्यादा शॉप्स जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगे और उससे कंपटीशन भी बढ़ जाएगा एक तरफ, और प्राइस के अंदर भी कमी आएगी जब कंपटीशन के अंदर इजाफा होगा। और ये डायनामिक जो है वो इंश्योर करता है रिसोर्सेज फ्लो जो है उनके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ होने के लिए। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है वो प्रमोट करता है एफिशिएंसी, क्योंकि फर्म जो है वो ऑपरेट होती है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर। सो अब ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना जो है वो हेल्प करता है पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस को कि वो एंटिसिपेट करें जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं और सस्टेनेबिलिटी जो है उसको। नाउ दी इंडस्ट्री से लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व शो करता है कि कैसे इंडस्ट्री आउटपुट रिस्पॉन्ड करता है जो प्राइस चेंज आते हैं, जब तमाम इनपुट्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होते यानी कोई भी। और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि इनपुट प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहते हैं जैसे ही आउटपुट बढ़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि टेक कंपोनेंट इंडस्ट्री के अंदर इजी एंट्री और अबंडेंट रिसोर्सेज रखते हैं कॉस्ट को स्टडी, तो सप्लाई जो होती है एडजस्ट होती है बगैर प्राइस को अफेक्ट किए हुए। और इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड हो जाता है राइजिंग कॉस्ट की वजह से, राइजिंग होने की ऐसे इनपुट जो कॉस्ट होती है जैसे कि लैंड स्केर्सिटी का हो जाना एग्रीकल्चर के अंदर, और इसके मुकाबले में डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ एक्सपीरियंस करती हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। और ये पैटर्न्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ और जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उनको मुख्तलिफ सेक्टर्स में। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट।
कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो एफिशिएंट होती हैं क्योंकि ये मैक्सिमाइज़ करती हैं टोटल सरप्लस, और जो सम है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का इक्विलिब्रियम के ऊपर रिसोर्सेज को जो है वो एलोकेट किया जाता है, जहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट बराबर होते हैं मार्जिनल कॉस्ट के, और इंश्योर किया जाता है कि कोई भी डेड वेट लॉस ना हो। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव वेजिटेबल मार्केट के अंदर प्राइस रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रू प्रोडक्शन कॉस्ट और कंज्यूमर प्रेफरेंस, जिससे ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एफिशिएंसी जो है वो कॉन्ट्रास्ट होती है मोनोपलीज के, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है आउटपुट और प्राइजेस बढ़ते हैं और वेलफेयर लॉस होता है। पॉलिसी मेकर्स जो है वो अक्सर क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं कंपटीशन ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और कंज्यूमर वेलफेयर को। नाउ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड ट्रेड पॉलिसीज़। अब जो प्राइस सपोर्ट है उसमें गवर्नमेंट जो है वो सेट करती है मिनिमम प्राइस, जो कि मार्केट इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है ताकि प्रोटेक्ट करे प्रोड्यूसर्स को। और एग्जांपल लें तो जैसे कि एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोग्राम गारंटी देता है फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस जो है क्रॉप्स के लिए, जैसे कि वीट वगैरह। और अगर मार्केट प्राइस फॉल हो जाते हैं तो ये पॉलिसी स्टेबलाइज करती है फार्मर की इनकम को, और उससे सरप्लस मिलता है क्योंकि हायर प्राइजेस जो है वो उससे इनक्रेज होती है और प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट अक्सर जो परचेज़ कर लेती है एक्सेस आउटपुट, या फिर प्रोवाइड करती है स्टोरेज सब्सिडी ताकि, और उससे फिर ये होता है कि फिजिकल बर्डन भी होता है। और इसी के साथ कंज्यूमर्स जो है वो फेस करते हैं हाई प्राइजेस भी, और उससे फिर अफोर्डेबिलिटी में कमी आती है। तो इन ट्रेड ऑफ्स को समझने से मदद मिलती है वैल्यूट करने में जो इफेक्टिवनेस और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्राइस सपोर्ट पॉलिसीज़ के। इंपोर्ट कोटाज एंड टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट कोटाज रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्वांटिटी जो है गुड्स की जो कि किसी कंट्री में आ रहे हैं बाहर से, जबकि टैरिफ्स जो है वो टैक्स लगाया जाता है टैरिफ्स के ज़रिए इंपोर्ट्स के ऊपर। और दोनों का मकसद क्या होता है कि प्रोटेक्ट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, अपने मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को फ़ॉरेन कंपटीशन से या फ़ॉरेन कॉम्पिटिटर्स से। और जैसे कि एक टैरिफ जो लगाया गया है उस इम्पोर्टेड स्टील के ऊपर, वो उसकी प्राइस बढ़ाएगा जो इम्पोर्टेड है, और लोकल जो स्टील होगा उसको कॉम्पिटिटिव बना देगा। लोकल स्टील जो है उसके मुकाबले में फिर हमें थोड़ा सस्ता लग सकता है, या एटलीस्ट उसी की ही प्राइस के ऊपर होगा अगर वो बाहर से बहुत सस्ता भी आ रहा था तो। और कोटा दूसरी तरफ जो है वो, उसमें कोटा में कोई टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन एक लिमिट लगा दी जाती है कि इतनी, इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी बाहर से इस प्रोडक्ट की, इस चीज़ की। और उससे जो है उससे भी ये होता है कि जब एक लिमिट लग गई तो फिर उससे हाई प्राइसेस होंगे और शॉर्टेज भी उस चीज़ की होगी। और शॉर्टेज जब होगी तो अगर लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है डोमेस्टिकली, तो फिर उस इंडस्ट्री के ज़रिए उसकी नीड को पूरा किया जा सकेगा। और ये पॉलिसीज़ जो होती हैं इनके ज़रिए लोगों की जॉब्स को भी बचाया जाता है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में उनकी भी जॉब भी बचेगी, फिर इम्पोर्टेड आइटम अगर महंगा हो जाएगा तो, और इंडस्ट्रीज़ भी बचेंगी। और कंज्यूमर टिपिकली तौर पे बेयर करते हैं कॉस्ट को हाई प्राइस के ज़रिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। और पॉलिसी मेकर्स को ये भी ज़रूरी है कि बैलेंस करें प्रोटेक्शन ग्लोबल ट्रेड कमिटमेंट के साथ, यानी कि एक तरफ अपनी इंडस्ट्री को भी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रमोट करें, लेकिन साथ में जो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके मुताबिक उनको इंपोर्ट भी इंपोर्ट को भी उन्हें अलाउ करना चाहिए एग्रीमेंट्स जो हैं उनके मुताबिक, ताकि उससे भी जो इंटरनेशनली डिस्प्यूट हैं, ट्रेड डिस्प्यूट, वो भी ना हो। नाउ द परफेक्ट कंपटीशन रिव्यू। परफेक्ट कंपटीशन रिप्रेजेंट करता है एक आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर नुमेरियस बहुत सी फर्म सेल करती है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, और कोई भी सिंगल पार्टिसिपेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को। और की फीचर में शामिल है फ्री एंट्री और एग्जिट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का होना, ज़ीरो लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट का होना। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हमें वैसे तो बहुत कमी मिलती है, लेकिन हम कह सकते हैं जो लोकल वेजिटेबल मार्केट्स हैं या कमोडिटी ट्रेडिंग और प्राइस जो है इन प्रैक्टिस अगर हम देखें, रेयरली ऐसा होता है कि सर्व करते हैं इस मॉडल के अंदर एज अ बेंचमार्क जो है वैल्यूएट करने के लिए एफिशिएंसी और पॉलिसी इम्पैक्ट। सो अंडरस्टैंड करना इसके एजम्पशंस और इम्प्लीकेशन हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट और बिजनेसेस को कि वो एनालाइज करें डेविएशन जो एक्चुअल मार्केट में, और डिज़ाइन करें स्ट्रेटजीज ताकि बढ़ा सकें कॉम्पिटिटिवनेस।
तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।